So today we are here again with a new topic, and that is judicial review versus judicial activism. First of all, I would like to say what is the difference between them. What's the difference between the two terms judicial review and judicial activism? First of all, we will see the provisions. There is a simple difference between both of them. Like judicial review has been embodied in the constitutional provision like Article 13, Article 32, Article 131 to 136, 142, 226, 145, 246, 251, 254, 372. These are the constitutional provisions which suggest to have a judicial review. And judicial activism emanates from judicial review. कहने का मतलब है दोस्तों कि जुडिशियल रिव्यू तो इन आर्टिकल्स में प्रोवाइड किया गया है और जुडिशियल एक्टिविज्म एमिनेट करता है इन प्रोविजंस से ही, जो कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोलते हैं। उन्हीं प्रोविजन से जुडिशियल एक्टिविज्म का पावर मिलता है जुडिशरी को। तो आज हम इन दोनों टर्म्स में जो थोड़ी सी डिफरेंस है उसके बारे में हम क्लैरिटी जानेंगे, क्लैरिटी करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स की। तो चलिए हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि जुडिशियल रिव्यू में आखिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जब जुडिशियल रिव्यू करती है तो फिर वो करती क्या है उसमें। हमारी कंट्री में लेजिस्लेचर्स लॉ इनैक्ट करते हैं और एग्जीक्यूटिव्स बहुत सारे एक्शंस लेते हैं। तो वो लॉज जो लेजिस्लेचर्स इनैक्ट करते हैं या फिर वो एक्शंस जो एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, अगर वो कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या फिर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, तो उस सिचुएशन में जुडिशरी उन्हें नल एंड वॉइड यानी कि इनवैलिड प्रोक्लेम कर देती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इसी पावर को उसका जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जैसे कि आपने गोलकनाथ केस में देखा होगा कि जो प्रीवियस जजमेंट थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बेस्ड था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किए गए थे 1417 उसको चैलेंज किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया था कि फंडामेंटल राइट को ना कभी अमेंड किया जा सकता है ना टेक अवे किया जा सकता है। आगे बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। जुडिशियल एक्टिविज्म ये एम्फेसाइज करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म में देखिए दो एस्पेक्ट हैं, पर वो दो एस्पेक्ट समझने से पहले आप ये समझ चुके होंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म एमिनेट करता है जुडिशियल रिव्यू से, यानी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जुडिशियल रिव्यू को फेवर कर रहे हैं उन्हीं से जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे एमर्ज हो रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म के दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है डायरेक्शंस इशूड बाय कोर्ट्स टू गवर्नमेंट। ये बेसिकली जब भी कोर्ट यूजुअली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जब भी अथॉरिटीज़ को कोई भी डायरेक्शन देती है इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। सपोज कीजिए कि एक सिटीज़न है और उसके साथ कस्टडियल में मिस ट्रीटमेंट किया जाता है, मैल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके साथ अच्छे तरह से बिहेव नहीं किया जाता है। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर बिहेवियर इन द कस्टडियल ट्रीटमेंट एंड देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस ऑफ कस्टडियल डेथ। सो व्हाट डू वी से, व्हाट यू विल से, इट्स अ वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। So, in order to uphold the fundamental right which are basic to our constitution, Supreme Court or High Court can issue directions to authorities. Let it be legislature or executive, the other two branches of the government. So, this power of the Supreme Court will be construed as a judicial activism. So in India, this is the first aspect of judicial activism. Now let us move to the second aspect of judicial activism.
सेकेंड एस्पेक्ट इज व्हेन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट चेंज। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, आपने आर्टिकल 21 कई बार पढ़ा होगा। आर्टिकल 21 पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो आर्टिकल 21 में आप देखेंगे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड की गई है सिटीजन्स को। ओवर द ईयर्स इसमें बहुत सारे राइट दिए गए हैं, जिसमें ना सिर्फ एक इंडिविजुअल को उसका राइट टू लाइफ केवल खाने से या फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वेजिटेटिव रिक्वायरमेंट है अपनी लिविंग के लिए, केवल वो इंश्राइन किए गए हैं, बल्कि वो भी राइट दिए गए हैं जो कि एक इंडिविजुअल को डिग्निटी का लाइफ जीने के लिए आवश्यक है। तो ओवर द ईयर्स आपने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन को भी अभी बना दिया गया है आर्टिकल 21 का एक फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 21 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसमें ओवर द पीरियड बहुत सारे राइट जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड कर दिए हैं। तो क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट का जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज होता रहता है, जिस तरह से उनमें राइट्स आते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनमें बदलाव होता रहता है। तो ये जो पावर है जुडिशरी का, जब भी मैं जुडिशरी बोलूँ आपको याद रखना है कि सब्सिडियरी कोर्ट नहीं है ये, ना ही ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये केवल और केवल हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, यानी ये जो जुडिशरी है, इसने टाइम एंड अगेन फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन में बदलाव कर दिए हैं। आर्टिकल 21 इसका एक उदाहरण है। तो इन सभी इंटरप्रिटेशन में आने वाले बदलावों को भी जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में देखा जाता। अब चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एक टर्म के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है PIL। Why it is not coming? हाँ, तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म में ये टर्म आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। आपने जब भी पढ़ा होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, आपने उसमें एक टर्म देखा होगा PIL। ये PIL क्या है और कैसे ये रिलेटेड है जुडिशियल एक्टिविज्म से, और इसमें क्या क्या रिलैक्स किए गए हैं, इनको समझना ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ इसे समझाना। सबसे पहले देखिए दोस्तों, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको प्रैक्टिकल शेप, एक फाइनल फॉर्म कब दिया गया था? 1982 में PN भागवती, जो उस समय की CJI थी, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको CJI कहा जाता है। तो उस समय की जो CJI थी PN भागवती, उन्होंने इसे फाइनल शेप दिया था इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कौन से ट्रेडिशनल जस्टिस के दो नोशन को लिबरेट किया गया था, कौन से दो नोशन को लिबरलाइज कर दिया गया था, फ्लेक्सिबिलिटी कौन से दो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो हम इनके बारे में चलिए क्विक लुक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लोकस स्टैंडर्ड के डॉक्ट्रिन को हटा दिया गया था, लिबरलाइज कर दिया गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोकस स्टैंडर्ड का डॉक्ट्रिन क्या है। लोकस स्टैंडर्ड का डॉक्ट्रिन है द पर्सन हु इज एग्रीव्ड विल मूव टू द कोर्ट। बट यहाँ पर 1982 में PN भागवती ने खुद रियलाइज़ किया कि जो पर्सन एग्रीव्ड है वो इस सिचुएशन में नहीं रहते कि वो खुद जाए कोर्ट में। फॉर इंस्टेंस आप सपोज कीजिए कि क्या कोई चाइल्ड लेबर से सफ़र कर रहा है, क्या वो कोर्ट में मूव कर सकते हैं? मुझे पता है आप लोग बोलेंगे नहीं कर सकता। तो इसी वजह से यहाँ पे ये बोला गया कि कोई थर्ड पर्सन जो कि डायरेक्टली अग्रीव्ड नहीं भी है किसी भी टाइप के इनजस्टिस का, किसी भी टाइप का वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का, उस सिचुएशन में भी कोई थर्ड पर्सन किसी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को इस PIL के थ्रू ले जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। अब चलते हैं दूसरे इसके फ्लेक्सिबिलिटी पर। यहाँ पे दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी जो इंट्रोड्यूस की गई थी PIL के माध्यम से, वो ये कहा गया, पहले क्या होता था ना कि अगर कोई केस करना है तो उसमें क्या होता था कि कोई रिट एक लॉयर के थ्रू फाइल करना पड़ता था। तो यहाँ पे ये बोला गया कि किसी लॉयर के थ्रू कोई रिट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्लेन एप्लीकेशन के थ्रू भी अगर कोई केस फाइल कर रहा है तो PIL के ज़रिए कर सकते हैं, यानी कि कोई खर्चा नहीं और आराम से कोई भी थर्ड पार्टी एक प्लेन एप्लीकेशन के थ्रू
केस फाइल कर सकता है PIL के अंतर्गत। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है और आपको अपने इस एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना है। ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलते हैं आगे। आपको एक बात पता होना चाहिए कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑफशूट है सोशल जस्टिस के नोशन का। ऑफशूट है सोशल जस्टिस के नोशन का। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक तरह से उन लोगों को भी जो कि अग्रीव्ड हैं, उन लोगों को भी, या फिर कोई भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, उन मैटर्स को भी यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा। क्योंकि जुडिशरी ने ये कहा कि जो राइट टू जस्टिस है वो सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। नो वन विल बी डिनाइड द राइट ऑफ जस्टिस, बिकॉज इन इंडिया वी नीड टू प्रोवाइड द राइट टू जस्टिस टू एवरीवन, both rich and poor, every citizen of India. So that is why यहाँ पे ये बोला गया कि सोशल जस्टिस से किसी भी वर्ग को, किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को वंचित नहीं रखा जाएगा। नो सेक्शन विल बी डिनाइड द राइट टू सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस करने के लिए हर एक सेक्शन तक ये जस्टिस पहुँचाने के लिए ये PIL का कॉन्सेप्ट आया था। तो इसी वजह से इसे सोशल जस्टिस के नोशन का एक ऑफशूट भी कहा गया। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जुडिशियल एक्टिविज़म में कौन से हम 2 केसेस मेंशन कर सकते हैं। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज़म में बहुत सारे केसेस आप मेंशन कर सकते हैं और वो केसेस हैं जैसे कि जैन हवाला केस। ये एक तरह से CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी CBI को कि किस तरह से उसे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैन हवाला केस है। इसके अलावा सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है और बहुत सारे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड मैटर, क्योंकि ताजमहल का जो डिग्रेडेशन हो रहा था तो स्ट्रिक्ट हिदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एक्टिविज़म के थ्रू कि आप जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये गाइडेंस दी गई थी कि आप अपना कम से कम एक्टिविटी करें, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करें, ताकि एक तरह से पोल्यूशन ज़्यादा ना बढ़े आगरा में। क्योंकि आगरा में आपको पता है कि ताजमहल बहुत ज़्यादा करोड़ हो गया था एसिड रेन की वजह से, और वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी कर रही थी। तो इसी वजह से ये हिदायत दी गई थी। इसके अलावा करप्शन का जब माहौल था, आप इमेजिन कीजिए कोलिजन पॉलिटिक्स का दौर, जब इतना ज़्यादा करप्शन था, डिफेक्शन चल रहा था, तो उस दौर में जुडिशियल एक्टिविज़म जो इट वाज लाइक अ फ्रेश ब्रेथ टू द सिटीजन्स ऑफ कंट्री। एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज़म में एक बात और बोली गई थी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी थी कि सलवा जुडूम में जो भी इंडियंस हैं जो कि छोटे छोटे जो छत्तीसगढ़ हैं, इस इलाकों में जो 10वीं या फिर बहुत ही कम उम्र के बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत ही कम एजुकेशन लिया है, उनको यहाँ पे सलवा जुडूम के लोगों को बना दिया जाता था, मिलिट्री में डिप्लॉय कर दिया जाता था। तो इसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। तो ये एक ब्लो था, इट वॉज अ ब्लो टू द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंटेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक, इसमें हमें एक डिस्टिंक्शन करना ज़रूरी है। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। दोस्तों, जुडिशियल ओवररीच क्या ये अच्छा है और क्यों इसे हटाना चाहिए? पहली बात मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में जुडिशियल कोई थर्ड चैम्बर नहीं है यूएस की तरह। यूएस में देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो वहाँ की थर्ड चैम्बर होती है, वो लॉ बना सकती है, वो कोई भी लॉ पॉलिसी बना सकती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और हम आगे भी देखेंगे ये बात को कि कैसे सबको पावर्स का डिवाइडेड है, लेकिन एक चेक्स एंड बैलेंस का भी यहाँ पे सिस्टम है ऑर्गन्स के बीच में। तो यहाँ पे जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जब भी जुडिशरी अपने जुरिस्डिक्शन को ट्रेसपास कर लेती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को क्रॉस करके दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शन में इन्वॉल्व कर लेती है खुद को, जैसे कि वो लॉ को आर्टिकुलेट करने लगती है या फिर कोई पॉलिसी मेजर्स बोलने लगती है, तो उस सिचुएशन को जुडिशियल ओवररीच का सिचुएशन कहा जाता है। और ये डिज़ायरेबल नहीं है। इसके लिए आपको 3 रीज़न अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखना। पहला रीज़न ये है कि अगर कभी भी जुडिशियल ओवररीच होती है, यानी कि अगर जुडिशरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को एक तरह से ट्रेसपास कर रही है, ट्रांसेंड कर रही है, तो इससे क्या क्या डीमेरिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डीमेरिट ये है कि जुडिशरी के पास ना ही एक्सपर्टाइज है, क्योंकि उसे लॉ बनाने का तो एक्सपर्टाइज दिया नहीं गया, उसे तो केवल लॉ को इंटरप्रेट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन का
प्रोविजंस का इनका इंटरप्रिटेशन करना है, तो उसके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है लॉ बनाने के लिए, और ना ही उसके पास रिसोर्सेज है ये करने के लिए। दूसरा, ये इसलिए डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं हमें पता है, प्रेसिडेंट चुनते हैं और कोलिजियम भी होता है, कोलिजियम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेंबर्स को चुना जाता है। तो फिर इसी वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है पीपल की। और थर्ड, मॉन्टेस्क्यू ने वार्न किया था कि कभी भी सेपरेशन ऑफ पावर को एक तरह से हमें हार्म नहीं करना चाहिए, थ्रीटेन नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत ही ख़राब इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो इसी वजह से फिर चलते हैं नेक्स्ट। वेट, यहाँ पे प्रॉब्लम इकट्ठी हो जा रही है। Supremacy of whom? Executive and judiciary. This is the last topic of this slide, friends. Okay, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों को मैंने एक साथ लिया है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव इनकी सुप्रीमेसी है या फिर जुडिशरी की सुप्रीमेसी है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे? फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप कंपेयर करेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, और हमारा इंडिया कैसे दोनों से डिफरेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ब्रिटिश में क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन बनाती है वो सुपीरियर होता है, जबकि एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन तो पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी अदर ऑर्गन हो, ये चलता है सिस्टम ब्रिटेन में। लेकिन मैं अगर बात करूँ यूएसए की, तो यूएसए में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा वैलिडिटी है, यानी कि ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा सुप्रीमेसी है। तो इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान जाता है। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ सुपीरियर है बल्कि यूएस में वो थर्ड चैम्बर भी मानी जाती है, यानी कि वो कोई लॉज भी फॉर्मुलेट कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई लॉ बनाना चाहिए कंट्री में तो वो बना सकती है, यानी कि यूएस में वो थर्ड चैम्बर है। हमारा इंडिया दोनों से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में ना ही ब्रिटेन की तरह पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है और ना ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट नियर एक क्रीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पे उसे पावर दिया गया है, जितने भी पावर्स उसे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग उसे फंक्शन करना है, और उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जुडिशरी की सुप्रीमेसी नहीं है लाइक दैट इन यूएसए, ना ही यहाँ पे जुडिशल की सुप्रीमेसी है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी के भी कुछ रोल हैं, और अगर जुडिशल ओवररीच होता है कंट्री में तो वो कभी भी माना नहीं जाएगा अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा। और एक बात और आपको याद रखना है कि ना सिर्फ जुडिशल ओवररीच को यहाँ पे कंट्री में अपोज किया जाएगा, बल्कि